कूलम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले एक दो चीज़ें जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें थी। सबसे पहले है जी, टू अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसी तरह नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जो टू लाइक चार्जेस हैं, यानी कि एक नेचर के चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्ज्ड बॉडीज़, अगर हमारे पास दो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये दो जो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। किस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, उस पे कूलम्स ने एक लॉ बनाया जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्स लॉ बेसिकली दो चार्ज्ड बॉडी, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स पे एक लॉ है जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। क्या इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका क्या मतलब है कि ये लॉ उन चार्जेस पे एप्लीकेबल होगा जो एट अ रेस्ट होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा था कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, एट रेस्ट वो मूव नहीं करते। इसका मतलब कूलम्स लॉ जो है वो एक जो रेस्ट में चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स पे एक लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज़, अगर दो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्यन की भी हो सकती है, कोई भी फोर्स हो सकती है। अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन की होगी, एक नेचर एक होगी तो वो रिपल्यन की होगी। क्या है जी? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो वो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स है, उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, उन्हें का प्रोडक्ट ले लें, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है Q1, इस तरह दूसरा चार्ज है ये जी, ये Q2। अगर मैं कंसिडर करूं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी दोनों चार्जेस एक नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये हमने पढ़ लिया। अगर ये दूसरे को रिपेल करते हैं, ये चार्ज Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाता है वो इस तरफ लगाता है, इस तरफ इसे रिपेल करता है। इसी तरह जो चार्ज Q1 इसे रिपेल करेगा Q2 को, वो इस तरफ रिपेल करेगा। क्योंकि हमने पढ़ लिया टू लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान जो रिपलियन की फोर्स है उसे कूलम्स लॉ क्या कहता है। फॉर एग्जांपल एक ये चार्ज है, कि ये चार्ज है, उसने कहा कि इनके दरमियान रिपलियन की फोर्स इन दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड, यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, ये Q1 की मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड Q2, इन दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लें, यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, पहले हम उसे डिस्कस कर लें कि दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स, ये फोर्स है, इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड ले ली, इनका प्रोडक्ट ले लिया, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके दरमियान का डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं R है, कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन R अगर हम इसमें देखें मैथमेटिकल फॉर्म है इसलिए हम R कंसिडर कर रहे हैं। तो इनके दरमियान का डिस्टेंस R है। उसने कहा जी कि इनके दरमियान जो रिपलियन की फोर्स है वो उसके दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही जो हमारे पास सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म इसके आगे कि जो रिपलियन की फोर्स है वो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने आर कंसिडर किया, उसके स्केयर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमने उसका स्केयर लिया। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें, इसे 1 का नाम दे दें, 2 का नाम दे दें, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, क्योंकि इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर करेंगे, ये कंप्लीट दोनों क्वेश्चन जो है एक ही फॉर्म में आ जाएंगे। अब हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट हम K यूज़ करेंगे। K कांस्टेंट
यूज़ करेंगे, जो जिसे हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। के की वैल्यू जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली है जी नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम की नेचर होगी उस पर डिपेंड करेगी क्यू की वैल्यू। नेचर से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल दो चार्जेस है हमारे पास, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है हमारे पास। इनके दरमियान जो ये वाला मीडियम है, ये मीडियम इनके दरमियान, अगर ये एयर है, अगर हमने यहाँ पे कोई पेज रख दिया है, कोई पेपर शीट रख दी है, तो फोर्स ओबियसली डिफरेंट होगी दोनों के दरमियान, क्योंकि उसके मीडियम फोर्स जो है मीडियम में से गुजर के एक दूसरे पे लगेगी। तो मीडियम पे भी डिपेंड करती है के की वैल्यू, और यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी क्या है? परमिट से लफ्ज़ निकला है कि कितनी इजाज़त देती है, उसे कितना अलाउ करती है फोर्स को एक दूसरे पे लगने पे, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर हम के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर दी, 1/4 की वैल्यू भी हमारे पास है, पाई की भी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है। इस इक्वेशन में पुट कर दे, Q1 की भी है, Q2 की भी है, और डिस्टेंस भी हमें दो चार्जेस के दरमियान पता है, तो हम फोर्स उसकी निकाल सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 8 पॉइंट समथिंग होती है, जो फ्री स्पेस के लिए होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, अगर हम इसे कैलकुलेट करें फ्री स्पेस के लिए, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाती है। फ्री स्पेस के लिए इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। फ्री स्पेस के लिए हम जहाँ भी के यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर उसके दरमियान मीडियम कुछ और होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ये डिपेंड करता है कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब हम इसका रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, अगर आप इसे पॉइंट चार्जेस कह लें वो भी ठीक है। पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स है। चार्जेस किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेयर करते हैं, उस पर एक लॉ है जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। फोर्स जो है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम ये एक रिजल्ट फाइंड करते हैं। यहाँ हम के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं, और के की वैल्यू जो है डिपेंड दो चीज़ों पे करती है, किस पे? नेचर ऑफ द मीडियम और सिस्टम के यूनिट्स पे। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर इनके दरमियान चार्ज के दरमियान फ्री स्पेस होगा तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ और होगी एप्सिलॉन आर भी यूज़ करेंगे, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसकी जो ये 10th बेस पे था तो मैंने उसी बेस पे पढ़ाया। इसका एक लेक्चर सेकेंड ईयर बेस पे 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यही है, कूलम्स लॉ। तो उसका भी मैंने लेक्चर कंप्लीट बनाया हुआ है, वो डीपली मैंने डिस्कस किया है, उसमें कुछ टर्म्स ज़्यादा हैं इसे, तो वो भी आप देखिएगा। उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा।